एक और सवाल आपसे चाहते हैं, बहुत ही सामयिक सवाल है। शराब नीति बिहार की, क्या कहेंगे आप इस? शराब नीति देश में कहीं भी कभी भी सफल नहीं हुई है और यहाँ भी सफल नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं यहाँ पे शेरघाटी में आज हमारे मेहमान हैं विनय कुमार सिंह साहब। रिटायर्ड आईपीएस हैं, इन्होंने खुद वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और बिहार में एसटीएफ की स्थापना इन्होंने की। डीआईजी एसटीएफ के रूप में इन्होंने कार्यकाल शुरू किया, एसटीएफ का बनाया और उस समय अपराध नियंत्रण में काफ़ी एक तरह से कामयाबी हासिल की और उसके बाद तेलंगाना गए, तेलंगाना में भी कई जगहों पे रहे और अभी सर्विस से रिटायर होकर के इन्होंने समाज को परिवर्तित करने के लिए सामाजिक तौर पर एक अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में वो शेरघाटी में हैं। हम उनसे बात करेंगे। अभी बिहार में अपराध को लेकर के काफ़ी बहस हो रही है। सत्ता पक्ष कहता है, आंकड़े गिनाता है कि दुनिया के दूसरे देशों में, देश के बड़े शहरों में जो अपराध का आंकड़ा है उसकी तुलना में कम है। विपक्ष के लोग कहते हैं कि वो अपराध नियंत्रण पे कोई काम नहीं हो रहा है और विधि व्यवस्था की स्थिति तमाम खराब है। इस बीच जो पीड़ित हैं हादसे के, जिनके साथ अपराध घटित हो रहे हैं, उनको न उन आंकड़ों से मतलब है, न उन दावों से मतलब है। वो तो पीड़ित हैं, बस पीड़ित हैं। तो हम कुछ अहम सवालों को लेकर के अपराध नियंत्रण के लिए जो तमाम तरह की कोशिशें होती हैं, एसपी को बदल दिया गया, तो जोन को विघटित कर दिया गया, तो उस रेंज को विघटित करके जोन बनाया गया। अब जैसे गया में पहले डीआईजी बैठते थे, अब आईजी बैठते हैं। इन चीज़ों से क्या असर पड़ रहा है ज़मीन पे, अपराध पर? जो अपराध हो रहे हैं, संपत्ति मूलक अपराध, अपराध बहुत तरह के हैं, बच्चों के विरुद्ध अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, अपराध अब 75-80 साल के बाद आज़ादी के हम यह भी देखते हैं कि आज भी जो पीड़ित हैं उनके थाने में मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे हैं और जो लठैत हैं, जो पैसे वाले हैं, रसूख वाले हैं, उनके झूठे मुकदमे दर्ज हो जा रहे हैं। आज भी समाज इन तरह की चीज़ों से जूझ रहा है। तो विनय कुमार सिंह साहब, जिन्होंने बहुत सारी ऑफिसेज को संभाला, एक बॉस के रूप में कंट्रोल किया, हम इनसे चाहेंगे जानना कि क्या सलाह है इनकी सरकार को, कैसे अपराध कम हो। पहले आप ये बताएं कि अपराध है भी कि नहीं, जिस तरह से विपक्ष कह रहा है, क्या सही में ऐसी स्थिति है और अगर है तो कम कैसे होगा? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि विनय प्रसाद सिंह कौन हैं, बताएं हमारे दर्शकों। देखिए, मैं विनय कुमार सिंह भोजपुर संदेश थाना गांव का रहने वाला हूं। 1987 बैच का आईपीएस अफसर हूं। 2001 से 2005 तक एसटीएफ की स्थापना और संचालन मैंने बिहार में की थी। तेलंगाना टीजी जेल के रूप में मैंने काम किया। अभी मैं वर्तमान में पंजाब सरकार का सलाहकार हूं जेल सुधार पर, और जेल सुधार समिति उत्तराखंड का मैं अभी अध्यक्ष हूँ। महापरिवर्तन आंदोलन राजनीति में बदलाव, समाज में बदलाव के लिए एक गैर राजनीतिक प्रयास है, अभियान है, आंदोलन है। इसके क्रम में मैं काफ़ी 10 जिलों में घूम रहा हूँ, उसी क्रम में शेरघाटी आया हूँ। बहुत अच्छा, एक लंबा प्रोफाइल है परिचय का कि कौन है विनय कुमार सिंह साहब। आपके बदलाव के जो बिंदु हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, सफाई, स्वच्छता, भ्रष्टाचार, तमाम चीज़ें। हमें संक्षेप में बताएं कि आपके इस परिवर्तन का मुख्य फोकस किन बिंदुओं पर है? महापरिवर्तन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है राजनीति और समाज में फैली गंदगी को दूर करना, पर्टिकुलरली राजनीति में, और समाज में एकता और जागरूकता लाना। मेरा मानना है कि 45 साल धर्मनिरपेक्ष की सरकार, 15 साल सामाजिक न्याय की सरकार और 17 साल सुशासन की सरकार ने बिहार को मजदूरों का कारखाना बना दिया है। आज बिहार भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, गिरती कानून व्यवस्था का पर्यायवाची शब्द बना हुआ है और इसके लिए समाज के लोग हम सब मिलकर ही इसको उठा सकते हैं। कोई भी राजनेता बिहार का उद्धार नहीं कर सकता। आपने गिरती कानून व्यवस्था की भी बात कही। आप मानते हैं कि कानून व्यवस्था का जो एक स्तर होना चाहिए वो नहीं है। क्या सलाह है आपकी सरकार को, कैसे यह व्यवस्था ठीक होगी? चूँकि बिहार में कानून व्यवस्था आज ही नहीं बिगड़ी है, पिछले 30-40 सालों से ही इसकी स्थिति खराब है और इसीलिए बिहार में कल कारखाने नहीं लगते हैं, उद्योग भाग रहे हैं, पूंजीपति बाहर जा रहे हैं, पूंजी नहीं लग रही है। और इसका कारण पुलिस विभाग नहीं है।
पुलिस विभाग में चाहे आप जितना भी जोन विघटन करें, किसी पदाधिकारी को बदलें या जो भी आंतरिक बदलाव करें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी मैंने एक लेटर लिखा था कि बिहार की ये जो आपराधिक स्थिति है, कानून व्यवस्था में बदलाव 1 साल में लाया जा सकता है। हालांकि मैं तो ये भी दावा करता हूँ कि जैसे शेरशाह के ज़माने में कहा जाता था कि एक बूढ़ी औरत रात में 12 बजे सोने की टोकरी भी लेकर चलती थी तो लोग उसको छूता नहीं था, बिहार में वो स्थिति आज भी लाई जा सकती है अगर सरकार चाहे तो। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए हैं कि आपको पुलिस को, जो आज सरकारें प्राइवेट आर्मी के रूप में यूज करती है और अपने हित में उसका उपयोग करती है, वो अगर प्रजा के हित में लाकर पुलिस को एक स्वायत्तता प्रदान करे तो ये पुलिस शेरशाह के युग वाला सिचुएशन ला सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही और एक उदाहरण दिया शेरशाह के कार्यकाल का। कुछ चीज़ें हैं जो एक पत्रकार के रूप में हम नोटिस करते हैं कि कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर पुलिस की भी विफलता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई घटना घटी और सामान बरामद हो गया लूट का, चोरी का, तो जिसका सामान था उसको वापस पाने में 1-2 साल लग जाते हैं। न्यायालय से लेकर के पुलिस तक मालखाना फलाना का चक्कर लगाते हुए, वो कैसे ठीक होगा। दूसरी बात कि जो केसेस मिनिमाइज होते हैं, आप पुलिस में हैं, आईपीएस रहे हैं, आप जानते हैं कि लूट और डकैती के बीच सिर्फ थोड़ा सा अंतर है कि अगर लुटेरे 5 हैं तो डकैती और 4 हैं तो लूट। तो 5 को 4 कैसे पुलिस कर देती है, लूट को चोरी में कैसे तब्दील करती है। हंसी आती है एफआईआर देख करके जब वो लिखा जाता है, लिखवाया जाता है पीड़ित से कि उसकी मोटरसाइकिल लूट ली गई, छीन ली गई, और उससे लिखवाया जाता है ये कि तुम लिखो कि हम रोड पर मोटरसाइकिल खड़ा करके अपना पर्स डिक्की में रख करके और पेशाब करने गए, इसी बीच कोई आया और मेरी मोटरसाइकिल लेकर चला गया। तो ये जो लूट को चोरी में बदला जा रहा है ज़मीनी स्तर पर, तो क्या इसकी समीक्षा एसपी के लेवल पे, डीआईजी के लेवल पे ऐसे केसेस को, जो मेरे जैसा अनाड़ी आदमी जिसने एक दिन की भी पुलिस की ट्रेनिंग नहीं ली है और हमको सूझ रहा है, हमारी आंखें देख रही हैं, तो जो कोई इसके वरीय अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं दिखता है। तो ये ज़मीन के लेवल पे। दूसरी बात कि जो हम देखते हैं कि बहुत सारे आईपीएस को थाने में दी जाती है पहली पोस्टिंग, थानेदार बनाया जाता है। जो महत्वपूर्ण 52-53 चीज़ें हैं, पॉइंट हैं थाने के, वो हम देखते हैं कि उनके कार्यकाल में भी वो नहीं होता है। सीडी पार्ट 2 का रजिस्टर अधूरा रह जाता है, 4-4 साल से मालखाना अपडेट नहीं होता है, तमाम चीज़ें। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि आंतरिक तौर पर इन चीज़ों को भी देखे जाने की ज़रूरत है? देखिए, जब तक प्रतिभा के आधार पर आप पदस्थापना नहीं करते हैं, उसके गुण और कर्म, अगर आप किसी पार्टी एफिलिएशन या जाति के आधार पर या वो जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके हित में उससे जुड़े हुए लोगों की पदस्थापना करेंगे, तो फिर आप इन सब चीज़ों की आकांक्षा नहीं करिए तो बेहतर है। अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं अपराधों में, आपने कहा कि उसको मिनिमाइज करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जो लोग अक्षम लोग हैं, अगर आप उनको स्थान पर रख देते हैं तो अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए वो निश्चित रूप से लूट को चोरी को मिसिंग में करेंगे वो, और इसीलिए हो रहा है। इसमें किसी भी पुलिस विभाग का कोई दोष नहीं है। फिर हम कहेंगे कि इसमें सरकार का दोष है। अगर वो पदस्थापना अच्छे लोगों को उनकी प्रतिभा के आधार पर करेगी तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे। ये एक इंटीग्रेटेड मामला है। आप इसको हम कहेंगे कि ये प्रतिभावान नहीं रखेंगे लेकिन आप ये काम हम दे दिए, ये आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो नहीं करेगा। जैसे हम लोग जेल विभाग में वहाँ थे तो मैंने एक घोषणा की थी कि जो कोई भी जेल अधिकारी के खिलाफ अगर कोई भ्रष्टाचार का या किसी भी ऐसे अवैध कार्यों का अगर शिकायत करता है और वो 48 घंटे में उसकी जांच होगी और अगर वो साबित होगा तो 10,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। ये मैंने प्रेस में 1 लाख पोस्टर छपवाकर गांव-गांव में मैंने सटवाया था और हमें केवल 7 ही शिकायत मिले थे जिसमें 3 सही साबित हुए थे। यहाँ भी वो किया जा सकता है, लेकिन ये एक इंटीग्रेटेड मामला है। आप ये नहीं कह सकते कि हम किसी अक्षम व्यक्ति को वहाँ रख देंगे और फिर उससे चाहेंगे कि पुलिस का बड़ा अच्छा काम हो।
बहुत अच्छी बात आपने कही, एक अच्छा फॉर्मूला बताया कि कैसे भ्रष्टाचार पर, एक संस्थागत भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है। मेरा आखिरी सवाल है कि आप कह रहे थे, आपका दावा था कि 1 साल में हम विधि व्यवस्था ठीक कर देंगे, क्या फॉर्मूला है आपका? बस सिंपल यही फार्मूला है, जो प्रतिभावान हैं उनको बिना जाति के, बिना धर्म के, बिना पार्टी के, उनकी प्रतिभा के आधार पर, उनकी क्षमता के अनुसार आप पदस्थापना कीजिए और उनको जो साधन चाहिए वो उनको दिए जाए। यही एसटीएफ की स्थापना हुई थी। हम जब आए थे तो सब लोग कहते थे कुछ नहीं होगा बिहार में, कुछ नहीं होगा बिहार में, और एसटीएफ को भारत का सर्वोत्कृष्ट कमांडो फोर्स आंका गया। और 3 साल की अवधि में, पहले तो 1 साल बनाने में ही लगा, 3 साल की अवधि में 100 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए, जिसमें सभी इनामी अपराधी उस समय या तो मारे गए, नहीं तो अरेस्ट किए गए। जितने भी दुर्दांत अपराधी थे, कोई भी ऐसा बिहार में नहीं था जिसकी हिम्मत थी कि वो यहाँ विचरता दिखाई दे। तो जब ऐसा, इसी टूटी व्यवस्था में, और कोई भी, आपको बता दूं कि वर्दी और जूते भी सरकार उस समय मुहैया नहीं कर पाई एसटीएफ कमांडो फोर्स को। लोग अपने से वर्दी खरीदे थे, अपने से जूते खरीद के, और इतना बड़ा काम करते थे। कहना ये है कि अगर उसके पास आप एक क्लियर गोल दीजिए, उसको उसकी सुविधा दीजिए और उसके मन के अनुसार, उसकी प्रतिभा के अनुसार उसका आकलन कीजिए, तो बिहार पुलिस तो ऐसा कर सकती है जो कोई भी पूरे विश्व में कोई पुलिस नहीं कर सकती है। लेकिन उसको करने देंगे तब तो। अगर आप उसको प्राइवेट आर्मी के रूप में अपने हितों के लिए उपयोग में लाएंगे तो पुलिस वैसे ही करेगी जैसा आज कर रही है। बहुत धन्यवाद। एक और सवाल आपसे चाहते हैं, बहुत ही सामयिक सवाल है, शराब नीति बिहार की, क्या कहेंगे आप इस? शराब नीति देश में कहीं भी कभी भी सफल नहीं हुई है और यहाँ भी सफल नहीं हो रही है। कारण ये कि जितने युवा वर्ग थे पहले ठेके पर जाने से डरते थे कि हमारे पिताजी देख लेंगे, हमारा चाचा देख लेंगे, तो डरते थे। अब तो होम डिलीवरी हो रही है, इसलिए पूरा युवा वर्ग या तो शराबी बन गया है या उसके तस्करी में लिप्त है। इतने सारे केस हुए हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था चरमरा गई, पहले से ही बहुत बोझ से दबी हुई थी। अब इतने सारे केस आ गए हैं, पूरे हमारे जेल भरे हुए हैं इन शराबबंदी कानून के कैदियों से, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। पीना खाना ये लोगों की व्यक्तिगत मामला है, इसमें सरकार को मुझे नहीं लगता है कि दखल देनी चाहिए। और हर जगह ये असफल हुआ है। इसे 10,000 करोड़ रुपए सरकार का जा रहा है, जो माफियाओं और स्मगलरों के पॉकेट में जा रहा है, जिस पैसे को वो फिर हथियार खरीद कर और फिर अपराध को ज़्यादा बढ़ाएंगे। ये सब पूरा मामला इंटीग्रेटेड है। चूँकि कोर्ट में मामले लंबित हो जा रहे हैं, जिसके कारण अच्छे जो सीरियस केसेज हैं उनकी सुनवाई नहीं होगी, इसलिए न्यायालय में केस लंबित होंगे, अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और अपराध और बढ़ेगा, और शराब तो नियंत्रण में आ नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे तेलंगाना स्टेट के रिटायर्ड आईपीएस विनय कुमार सिंह साहब, जिन्होंने बिहार और तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड तमाम जगह अपनी प्रतिभा दिखाई और प्रशंसित किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद।